तो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू वीडियो। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन, जो कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 16 है, बायो का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम आज ये स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर क्लास 11 का टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते क्या हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं हमारी बॉडी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करती है, जैसे एनर्जी बनाती है, फूड को डाइजेस्ट करती है, ये सब करती है। तो उस प्रोसेस में कुछ वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों की, जो यूज़फुल चीज़ें उनसे एक्सट्रैक्ट करके, मिनरल्स न्यूट्रिशन सारे एक्सट्रैक्ट करके जो वेस्ट बच जाती है, उस वेस्ट को बॉडी से निकालने की प्रोसेस को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं। और एक्सक्रीशन के दौरान जो वेस्ट निकलता है उसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे कि हमारी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट होती हैं, उनको हम किस किस तरह से बॉडी से एलिमिनेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एनिमल्स accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and ions like sodium, potassium, chlorine, phosphate, sulfate, etc. फॉस्फेट, सल्फेट, एट्सेट्रा, ये सारे जो हैं वेस्ट हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। Animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and ions like sodium, potassium, chlorine, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or by means like excess ingestion. या तो ये सब हम मेटाबॉलिक एक्टिविटी से एक्वायर करेंगे, या तो हम ये सब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ से एक्वायर करेंगे, या फिर एक्सेस इंजेशन। इंजेशन माने फूड का जो हम इनटेक करते हैं ना, उसको कहते हैं इंजेशन। दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव टोटली और पार्शियली फ्रॉम आर बॉडी। एक टाइम के बाद ज़रूरी हो जाता है इन सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से निकालना। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द मैकेनिज्म्स of elimination of these substances with special emphasis on कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इन चीज़ों को कैसे निकाला जाता है, और जिसमें से मेनली होंगी नाइट्रोजनस वेस्ट। इसमें से मेनली होंगी नाइट्रोजनस वेस्ट। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ये तीनों अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड मेजर फॉर्म्स हैं किसकी? नाइट्रोजनस वेस्ट की, माने नाइट्रोजन रिच है। एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स अगर नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं अपनी बॉडी से तो इन्हीं फॉर्म में निकालेंगे, या तो अमोनिया की फॉर्म में निकालेंगे, या यूरिया की फॉर्म में निकालेंगे, या यूरिक एसिड की फॉर्म में निकालेंगे। वो हम देखते हैं आगे। अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक। अब बात करें तो अमोनिया जो होती है, अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है। अमोनिया इज़ द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म ऑफ एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। अमोनिया जो होती है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है, और इसको ये रिक्वायर करती है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। और ऑब्वियस सी बात है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर किन के पास होगा? जो एनिमल्स एक्वेटिक होंगे। तो इससे हम ये पता चल जाता है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक, माने वही अमोनिया सीक्रेट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अमोनिया को एक्सक्रीशन के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रहता है। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। जिस प्रोसेस से हम अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं वो प्रोसेस कहलाती है अमोनोटेलिज्म। मैनी बोनीफिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक्वेटिक इनके नाम क्या आ रहा है, मतलब वाटर की कमी नहीं इनके पास, तो अमोनिया ये लोग एक्सक्रीट कर सकते हैं। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक। ये अमोनोटेलिक नेचर में होते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनोटेलिज्म। अमोनिया एज इट इज़ रेडली सॉल्युबल। रेडली का मतलब होता है ईजिली सॉल्युबल। रेडली का मतलब होता है ईजिली सॉल्युबल। ये वाटर में ईजिली सॉल्युबल होती है। जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। जिधर हाई कंसनट्रेशन होगा वहाँ से लो कंसनट्रेशन में जब वाटर जाता है तो उसको कहते हैं डिफ्यूजन। वाटर जाता है, गैसेज जाती हैं, इन सबको डिफ्यूजन कहते हैं। अक्रॉस बॉडी सरफेसेस और थ्रू गिल सरफेसेस एज अमोनियम आयंस
किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। किडनी की कोई ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, बॉडी सरफेसेस के थ्रू ही डिफ्यूजन हो जाता है, किसमें, अमोनोटेलिक में। किडनीज नेसेसिटेटेड द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन। अब ऑर्गेनिम्स तो हर जगह रहते हैं, कुछ वाटर में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं। तो जब टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस आने लगी, जब एनिमल्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने लगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जो लैंड पे इतना पानी तो अवेलेबल नहीं होगा, तो फिर वो अमोनिया कैसे सीक्रेट कर पाएंगे। तो उस वजह से टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस की वजह से लेस टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो सिंपली जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं या हाईली एक्वेटिक होते हैं, वो अमोनोटेलिक होते हैं, एंड जो टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं वो या तो यूरियोटेलिक होंगे या यूरिकोटेलिक होंगे। जो एनिमल यूरिया सिक्रीट करते हैं वो होते हैं यूरियोटेलिक, और जो यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं वो होते हैं यूरिकोटेलिक। ठीक है। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लिवर ऑफ दीज एनिमल्स। अमोनिया जो होती है, अमोनिया जो ऐसा जो यूरिया और यूरिक एसिड वो अमोनिया से ही मिलके बनते हैं, बस अमोनिया का एक लेसर टॉक्सिक फॉर्म हम कह सकते हैं। वो कन्वर्ट कहाँ पे होती है, हमारे लिवर में कन्वर्ट होती है। जैसे अमोनिया से क्या बनेगा, यूरिया, कहाँ पे, हमारे लिवर में बनेगा, और ये लेस टॉक्सिक होती है किससे, अमोनिया से। And released into the blood, which is filtered and excreted out by kidneys. Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity. हालांकि अमोनिया जब यूरिया में कन्वर्ट होती है, फिर भी थोड़ी सी यूरिया हमारी बॉडी में बच जाती है। बच इसलिए जाती है ताकि ऑस्मोलैरिटी बनी रहे। Reptiles, birds and land snails and insects excrete nitrogenous wastes as uric acid in the form of pellet or paste. अब हम जानते हैं जो रेप्टाइल्स होते हैं, नाइट्रोजनस बर्ड्स होते हैं, लैंड स्नेल होते हैं, ये तो एक तो पहली बात तो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। साइज़ में छोटे होते हैं तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है, ये कैसे, तो ये हाईली टॉक्सिक वेस्ट को कैसे मेटाबोलाइज कर पाएंगे, कैसे उनको कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सीक्रेट करते हैं लेसर टॉक्सिक, जो कि यूरिया से भी ज़्यादा कम टॉक्सिक होती है, यूरिक एसिड। किस फॉर्म में करते हैं, या तो पैलेट की फॉर्म में करेंगे या फिर पेस्ट की फॉर्म में करेंगे। तो मिनिमम बिल्कुल, या तो बिल्कुल ही पानी नहीं चाहिए इनको सीक्रेट करने के लिए, या बहुत कम पानी चाहिए। एंड इसीलिए इनको कहते हैं क्या, यूरिकोटेलिक एनिमल्स। इसीलिए इनको कहते हैं यूरिकोटेलिक एनिमल्स। A survey of animal kingdom. A survey of animal kingdom presents a variety of excretory substructures. सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम जब हुई तो उसमें पता चला कि प्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है। दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स वेयरएज वर्टिब्रेट्स हैव कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स। जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, जिनको हम कहते हैं किडनीज। हम सब जानते हैं मैमल्स के पास किडनीज होती हैं क्योंकि हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, इसलिए हमारे पास एक्सक्रीशन के लिए कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स हैं। सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर लाइक प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिंथीज। प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स किसमें है, प्लेटीहेल्मिंथीज। इसको याद कैसे करना है, देखो, पी से प्रोटोनेफ्रिडिया एंड पी से प्लेटीहेल्मिंथीज। ठीक, प्रोटोनेफ्रिडिया का दूसरा नाम है फ्लेम सेल्स, आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिंथीज। प्लेटीहेल्मिंथीज जैसे फ्लैटवर्म्स, एग्जाम्पल प्लेनेरिया, रोटिफर्स एंड सम एनालिड्स एंड सेफेलोपॉडेट। ठीक है, तो प्रोटोनेफ्रिडिया से कौन करेगा, प्लेटीहेल्मिंथीज। उसके बाद रोटिफर्स हो गए, सम एनालिड्स हो गए एंड सेफेलोपॉडेट्स हो गए। रोटिफर्स, एनालिड्स एंड सेफेलोपॉडेट, कार से हम याद कर सकते हैं, कार से सेफेलोपॉडेट, एनालिड्स एंड रोटिफर। ये कैसे करेंगे, एम्फिक्शियस प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं इनके पास, एम्फिक्शियस प्रोटोनेफ्रिडिया। सेफेलोपॉडेट, एनालिड्स एंड रोटिफर के पास क्या होता है, एम्फिक्शियस प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमली कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। उसके बाद नेफिडिया ट्यूबुलर एक्सिटी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म्स।
प्रोटोनेफ्रिया किसका था? प्रोटोनेफ्रिया था फ्लैटवर्म्स का, एंड नेफिडिया किसका है? अर्थवर्म्स का। एंड अदर एनालिड्स, देखो कुछ एनालिड्स तो इसमें आ गए एम्फिक्शियस रेगुलेशन में आ गए, और कुछ बचे कुछ जो एनालिड्स हैं वो किस में आ जाएंगे? नेफिडिया में आ जाएंगे। नेफिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड आयनिक बैलेंस। मालफिशियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग कॉकरोच एक इंसेक्ट्स है ना। तो इंसेक्ट्स में मेनली क्या होता है? मालफिशियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। इंसेक्ट्स में क्या होता है? मेनली मालफिशियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। हेल्प इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एंटेना ग्लैंड्स या इनको हम ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं, ये किस में होगा? क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में। तो हम रिवाइज करें अगर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। देखो बेसिकली होता क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्रीशन का मतलब होता है हमारी बॉडी से जो भी यूजफुल वेस्ट जो है, मतलब सॉरी, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी को रिक्वायर नहीं है, एज अ वेस्ट है हमारी बॉडी में, उन चीज़ों को निकालना, हमारी बॉडी से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। अब एक्सक्रीशन डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म डिफरेंट तरह तरह से करते हैं। लाइक जो एनिमल एक्वेटिक होते हैं उनके पास पानी की कोई कमी नहीं होती, प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, वो अमोनोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक मतलब वो अमोनिया सीक्रेट करते हैं। अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है। उसके बाद जो एनिमल्स टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं, हमारे लैंड पे रहते हैं, पानी में नहीं रहते हैं, उनके पास पानी इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता, तो वो क्या करते हैं? वो यूरियोटेलिक होते हैं। वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, कहाँ पे? लिवर में। उसके बाद सीक्रेट करते हैं। उसके बाद जो एनिमल्स, उनकी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती, वो यूरिकोटेलिक होते हैं। माने यूरिकोटेलिक सबसे लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है। और ये कैसे सीक्रेट करते हैं? या तो पैलेट में, पैलेट के फॉर्म में, या पेस्ट की फॉर्म में। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हमने देखा था प्रोटोनेफिडिया किस में होता है? प्लेटी हेलमिंथीस में। प्लेटी हेलमिंथीस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? फ्लैटवर्म्स, है ना, फ्लैटवर्म्स, प्लेनेरिया। उसके बाद हमने देखा था सेफेलोपॉडेट, एनेलिड्स एंड रोटिपर्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं? एम्फिक्शियस से करते हैं। प्रोटोनेफ्रिया आर प्राइमरी कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। उसके बाद नेफिडिया किस में होता है? नेफिडिया होता है अर्थवर्म एंड अदर एनालिड्स में। मालफिशियन ट्यूब्यूल किस में होता है? इंसेक्ट्स में होता है, लाइक कॉकरोचेस। फिर एंटेनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स किस में होता है? क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स में होता है, ठीक है। क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन में होता है। सॉरी, ये थोड़ा स्क्रीन की दिक्कत है तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। इतना आई होप इतना सब आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से वो काम करता है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेन क्या फंक्शनिंग होती है, और उन सब बारे में। और फिर हम लास्ट में एक डायग्राम भी देखेंगे जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम का दे रखा है। फिर किडनी को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले रीडिंग कर लेते हैं इसकी। इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। ह्यूमंस में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसके पास क्या होता है? पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ यूटरस, सॉरी, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड अ यूरिनरी ब्लैडर। वन पेयर माने दो किडनीज, दो यूरेटर होते हैं, और एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसमें यूरिन स्टोर होता है, और एक यूरिथ्रा होता है। तो दो पेयर, एक पेयर ऑफ किडनीज, एक पेयर ऑफ यूरिटर, एक यूरिनरी ब्लैडर, और एक यूरिथ्रा। देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो, ये एक किडनी, ये दो किडनी, तो ये कितना? एक पेयर हो गया, एक पेयर किडनी हो गई। फिर ये एक पेयर क्या हो गया? यूरिटर्स हो गए। ये 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 यूरिटर्स हो गए, ये किडनीज हो गई हमारी। उसके बाद हम देखें तो ये हमारा क्या हो गया? ये ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया जिसमें यूरिन स्टोर होता है, और यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन बाहर आता है, यूरेथ्रल स्पिंक्चर हम कहते हैं, यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद किडनी की लोकेशन, किडनी के कलर लोकेशन के बारे में हम देखते हैं। किडनीज आर रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन होता है। जो आपने देखा है राजमा, जो देखा है आपने, उसको किडनी बीन भी कहते हैं।
उसी शेप का होता है एंड ऑलमोस्ट उसी शेप का होता है। देखो ये शेप उससे रिजेंबल करती है, वो भी इसी तरह का ही होता है, इस तरह से, ऐसे इस तरह का होता है, तो ऐसे रिजेंबल कर रही है उससे। किडनी का रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स, देखा, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कलर याद रखना है, कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है उनका, रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक। लास्ट थोरेसिक क्या होता है, लास्ट थोरेसिक को हम कहते हैं T12, लास्ट थोरेसिक को हम क्या कहते हैं T12, लास्ट थोरेसिक क्या कहते हैं T12 एंड थर्ड लंबर T12 से लेके L3 तक, T12 एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अब डॉर्सल इनर वॉल क्या होता है, इतना याद रख लीजिए, डॉर्सल का मतलब होता है आगे, डॉर्सल का मतलब होता है आगे एंड वेंट्रल का मतलब होता है, वेंट्रल का मतलब होता है पीछे, ठीक है। डॉर्सल का मतलब होता है आगे एंड वेंट्रल का मतलब होता है पीछे। जैसे मैं बताऊंगा, ये जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस। अब इसके पीछे वाला जो सरफेस है यहाँ पीछे से, ये कैसा है, वेंट्रल सरफेस, ठीक है। तो लोकेटेड एट लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, थर्ड लंबर vertebra close to the dorsal inner wall of abdominal cavity, close to the dorsal inner wall of abdominal cavity. Each kidney of an adult human measures 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 10 से 12 सेंटीमीटर की क्या होती है, लेंथ होती है किडनीज की। 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है किडनी, 10 to 12 ये डेटा, 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ होती है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। लेंथ कैसे, ऐसे लंबाई में, लेंथ कैसे, ऐसे लंबाई में, लेंथ कैसे, ऐसे लंबाई में, ठीक है। तो ये कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर। और विड्थ, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई, ये 5 to 7 सेंटीमीटर, ये 5 to 7 सेंटीमीटर। और थिकनेस कितनी, इसकी मोटाई है, चौड़ाई है, साइज ये ऐसे जाएंगे ये, तो वो कितना हो जाएगा 2 to 3 सेंटीमीटर। तो याद रखना है 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है, 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। इसका एवरेज वेट कितना होता है, 120 to 170 ग्राम्स, और अगर ज़्यादा स्पेसिफिक जाए तो 150 ग्राम एवरेज लेते हैं, 150 ग्राम, ये 120 to 170 ग्राम्स का एवरेज वेट होता है, इस रेंज में लाई करता है, ठीक है, किडनीज का। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कॉन्केव सरफेस, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कॉन्केव सरफेस देयर इज अ नॉच इन किडनी, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइलम। एक नॉच होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइलम। मैं दिखाता हूँ आपको डायग्राम में यहाँ पर, ये देखो, ये नॉच दिख रहा है ना यहाँ पे, ये नॉच, ये ऐसे अंदर धंसा हुआ जो पार्ट दिख रहा है, ये अंदर धंसा हुआ पार्ट जो दिख रहा है, जैसे ये मान लो किडनी, ये जो अंदर धंसा हुआ पार्ट दिख रहा है यहीं पे नॉच होता है, ये इसको कहते हैं हाई, इसको कहते हैं हम हाइलम, ठीक है। और हाइलम थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर इनर, थ्रू विच, हाइलम के थ्रू क्या होता है, यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर करते हैं इनर टू द हाइलम, हाइलम से हम अंदर जाएंगे। इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस, इस तरह से, जैसे ये हाइलम हो गया तो ऐसी स्पेस, ये स्पेस, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड क्लाइसिस। रीनल पेल्विस के पास प्रोजेक्शन होते हैं जिनको क्या कहते हैं, क्लाइसिस कहते हैं। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, आउटर लेयर जिसको हम कॉर्टेक्स भी कहते हैं, वो कैसी होती है, टफ होती है, कैप्सूल लाइक होती है। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज tough capsule. Inside the kidney there are two zones, outer cortex and inner medulla. किडनी के अंदर जो आउटर का पार्ट होता है उसको कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर के पार्ट को कहते हैं मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। द मेडुला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस, मेडुला डिवाइडेड है कुछ कोनिकल मासेस में, जिनको हम क्या कहते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स भी कहते हैं, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलाइसिस, जो कि प्रोजेक्ट करते हैं अंदर कैलाइसिस में। अभी तक हमने बेसिकली क्या पढ़ा है, एक बार अगर रिकैप करें तो
हमने पढ़ा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, वन पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, वन पेयर ऑफ यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड एक यूरिथ्रा होता है। ठीक है, किडनीज की लेंथ की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 to सेंटीमीटर विड्थ होती है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। किडनीज का वेट होता है 120 to 170 ग्राम और किडनी कैसी होती है, रेडिश ब्राउन बीन शेप किडनी होती है। ठीक, उसका किडनी के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो किडनी के सेंटर में किडनी लोकेटेड कहाँ पे होती है, किडनी लोकेटेड होती है हमारी लास्ट थोरेसिक से थर्ड लंबर वर्टिब्रे माने T12 से L3 तक लोकेटेड होती हैं। और कहाँ क्लोज होती है, क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के इनर साइड पे डॉर्सल वॉल से क्लोज होती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। टुवर्ड द सेंटर इनके पास हाइलम होता है, एक नॉच होता है जिसको हम हाइलम कहते हैं। हाइलम से जब हम अंदर जाएंगे तो एक ब्रॉड फनल शेप्ड स्ट्रक्चर या एरिया होता है जिसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस। इस रीनल पेल्विस से बहुत सारे प्रोजेक्शंस निकलते हैं जिनको हम कहते हैं कैलाइसिस। ठीक, आउटर लेयर ऑफ किडनी टफ होती है और जो अंदर किडनी का जो इनर पार्ट होता है वो दो दो एरिया में डिवाइडेड है, पहला कॉर्टेक्स एंड दूसरा मेडुला। कॉर्टेक्स एंड मेडुला, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट होता है, मतलब इनर किडनी का आउटर पार्ट होता है कॉर्टेक्स, इनर किडनी का इनर पार्ट होता है कौन, मेडुला। ठीक, अब पढ़ते हैं आगे। The cortex extends in between the cortex extends in between the medullary pyramids and renal columns called columns of Martini. The cortex extends in between the, देखो ये कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है, ये साइड ये कॉर्टेक्स है, ये कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, ये देखो ये एक्सटेंड अंदर तक जा रहा है ना, ये एक्सटेंड कर रहा है ना अंदर तक, देखो तो ये कहाँ कहाँ एक्सटेंड कर रहा है, एक्सटेंड बिटवीन द रीनल कॉलम, ये रीनल कॉलम होते हैं, ये कॉलम्स जो बने ना, ये रीनल कॉलम है, ये रीनल कॉलम है, ये रीनल कॉलम है, ये रीनल कॉलम है, रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। तो कॉर्टेक्स इनके अंदर तक एक्सटेंड करा हुआ रहता है, इनको कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। ईच किडनी, यहाँ पे एक किडनी की बात चल रही है हमारे, लेकिन हमारे पास कितनी किडनी है, दो किडनी है। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। अगर ईच किडनी की बात करेगा तो 1 मिलियन, और अगर पेयर ऑफ किडनीज या फिर 2 किडनीज की बात करेगा तो 2 मिलियन नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट्स होते हैं, पहला ग्लोमेरुलस जिसको हम टफ्ट ऑफ कैपिलरीज भी कहते हैं, जो आगे हम पढ़ेंगे, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। देखो जो भी चीज़ अगर किडनी से एसोसिएटेड है तो उसमें रीनल है, ठीक है, तो वो रीनल रीनल नाम से ली जाएगी, और अगर लिवर से एसोसिएटेड है तो उसमें हेपेटिक नाम दिया जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। तो नेफ्रॉन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, और उसके पास क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है एंड रीनल ट्यूब्यूल होता है। Glomerulus is what? Glomerulus is tuft of capillaries formed by afferent arteriole. Glomerulus is tuft of capillaries formed by afferent arteriole. Glomerulus is what? Tuft of capillaries formed by afferent arteriole. Afferent arteriole मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये रहा afferent arteriole। ए से एफरेंट और ए से आने वाला जो इसमें आ रहा है, ए से एफरेंट, ए से आने वाला। सिमिलरली इफरेंट, इफरेंट जा रहा है, जाने वाला, इफरेंट जाने वाला, ठीक है। तो ऐसे, तो ये हो गया हमारा नेफ्रॉन के बारे में हो गया। अब नेफ्रॉन के बारे में और अगर हम डिटेल में पढ़ें तो ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, हर नेफ्रॉन के पास 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, द ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टियोल, अ फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय इफरेंट आर्टियोल। मैंने बताया था इफरेंट आर्टियोल क्या हो, जाने वाली, और एफरेंट आर्टियोल क्या, आने वाली। तो ये देखो एफरेंट आर्टियोल एंड ये इफरेंट आर्टियोल, ये जा रही है, ये आ रही है, और यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस है। टफ्ट माने टफ्ट होता है गुच्छा, कैपिलरीज का गुच्छा, कैपिलरीज का गुच्छा, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है गुच्छे टाइप का, तो उसको कहते हैं हम ग्लोमेरुलस, ठीक है। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे डबल वॉल्ड होता है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, और इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉल्ड बोमेंस कैप्सूल विच एनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस, एनक्लोजेस माने जो कवर करता है ग्लोमेरुलस को। अब ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल,
glomerulus along with Bowman's capsule is called Malpighian body. Glomerulus Bowman's capsule के साथ जब मिल जाता है, इन दोनों को अगर हम इकट्ठा नाम दें तो उसको कहते हैं माल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल। या तो हम कहेंगे माल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल, माल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल। ठीक। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं पीसीटी या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल्ड नेटवर्क, पीसीटी। देखो ये ग्लोमेरुलस हो गया, ये बोमेंस कैप्सूल हो गया, ये ग्लोमेरुलस हो गया, और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, माल्फिजियन बॉडी कहते हैं। माल्फिजियन बॉडी से जैसे हम ये ऐसे नीचे बढ़ेंगे, ये ऐसे यहाँ से निकलते हुए आ रहा है, तो इसको कहते हैं पीसीटी। और नीचे जाएंगे तो लूप ऑफ हेनले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, क्योंकि ये नीचे जा रहा है ना, ये नीचे जा रहा है तो डिसेंडिंग लिम्ब, और ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग लिम्ब। फिर ये लूप ऑफ हेनले से हम जाते जाएंगे, जब ऊपर जाएंगे फिर एक स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पे। फिर नीचे जाएंगे तो ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे। ठीक है, आई होप ये स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देखो ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, यहाँ से अंदर जा रही है, ये बाहर जा रही है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये क्या ब्लड कैरी करती है ना, नेफ्रॉन से दूर। और ये ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस को एनक्लोज किसने किया है? वुमेन्स कैप्सूल है। ठीक है, एंड ये पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये नीचे गया लूप ऑफ हेनले, और ये फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और फिर ये डीसीटी, एंड ये फिर कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, तो ये तो याद ही हो गया हमको। अच्छा, एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि लूप ऑफ हेनले के पैरेलल ही चल रहा होता है, उसको कहते हैं वास रेक्टा, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम तो बहुत क्लियर है, ये नेफ्रॉन का डायग्राम होता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ चुके थे पीसीटी तक। ठीक है, पीसीटी तक हम पढ़ चुके थे, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट लाइन हमारे जहाँ तक पढ़ी थी वो था हमारा, द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म हाईली कॉइल नेटवर्क, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अच्छा, एक बार एक किडनी का डायग्राम और देख लेते हैं, सॉरी वो थोड़ा रह गया था, ये वाला डायग्राम एक बार देख लेते हैं। तो हमने आपको पहले बताया था किडनी रेडिश ब्राउन होती है ना, यून शेप्ड होती है। तो किडनी के ये हाइलम, ये जो एरिया है ना, ये एरिया जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ एरिया, इसको कहते हैं हम हाइलम। और जैसे हम हाइलम से अंदर जाएंगे तो ये हमारा रीनल पेल्विस का एरिया आ जाएगा। ये ब्रॉड, ये देखो ये फनल शेप्ड ऐसे ऐसे खुल रहा है ना, तो ये वो आ जाएगा रीनल पेल्विस। ठीक है, उसके बाद ये मेडलरी पिरामिड्स होते हैं, ये पिरामिड की शेप में मेडलरी पिरामिड्स हो गए। मेडलरी पिरामिड, उसके बाद कैलिक्स, जो रीनल पेल्विस है उसके अंदर प्रोजेक्शंस होंगे जिसको हम कहेंगे कैलिक्स। ये रीनल आर्टरी है और ये रीनल वेन है। ठीक है, और ये यूरेटर यहाँ पे, ये रीनल पेल्विस तो हम जानते हैं। फिर ये कॉर्टेक्स है, हम जानते हैं आउटर एरिया कॉर्टेक्स होता है। ये मेडलरी पिरामिड है, क्यों? क्योंकि ये मेडलरी रीजन में, इसलिए। ये रीनल कॉलम है और ये रीनल कैप्सूल है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी है ये। अब हम स्टार्ट करते हैं डीसीटी। पीसीटी हो गया, पीसीटी के बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है? पीसीटी के बाद आता है हेनलेस लूप। पीसीटी के बाद हेनलेस लूप आता है। पीसीटी के बाद आता है हेनलेस लूप। हेनलेस लूप कैसा होता है? हेयरपिन शेप्ड होता है। a hairpin shaped हेनलेस लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। पीसीटी के बाद क्या आता है? हेनलेस लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज़ अ डिसेंडिंग एंड एन असेंडिंग लिम्ब। जिसके पास डिसेंडिंग लिम्ब होता है, असेंडिंग लिम्ब होता है। ये हमने पढ़ा ही था, देखा था हमने पीछे। ये देखो, ये डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब क्यों? क्योंकि नीचे जा रहा है। असेंडिंग लिम्ब क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है, इसलिए। डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। द असेंडिंग लिम्ब, जो असेंडिंग लिम्ब होता है, द असेंडिंग लिम्ब continues as another highly convoluted region called distal convoluted tubule। ascending limb highly convoluted region में आता है, इसको कहते हैं distal convoluted tubule। ठीक है, the DCTs of many nephrons open into a straight tube। the DCTs of many nephrons open into a straight tube
कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। डीसीटी आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट में खुलती है। अच्छा, जो सीक्वेंस है वो आ सकता है, सीक्वेंस आ सकता है, बोलो कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर में सीक्वेंस बताओ ऐसे। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट किससे करना है? ग्लोमेरुलस वुमेन्स कैप्सूल से, ठीक। फिर कौन आएगा हमारा? पीसीटी, पीसीटी आएगा। फिर आएगा हमारा लूपा फैनले, लूपा फैनले आएगा। फिर हमारा डीसीटी आएगा, डीसीटी आएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा? कलेक्टिंग डक्ट। जैसे पीएलडीसी, पीएलडीसी याद होगा। collecting duct or many of collecting duct conversion open into the renal pelvis through medullary pyramids into the calyces. The Malpighian corpuscle, Malpighian corpuscle अभी क्या बताया था? ग्लोमेरुलस प्लस वुमेन्स कैप्सूल, इन दोनों को मिला के ही हम क्या कहते हैं? मालफिजियन कॉर्पस्कल। द मालफिजियन कॉर्पस्कल, पीसीटी एंड डीसीटी। जो मालफिजियन कॉर्पस्कल होता है, पीसीटी होता है एंड डीसीटी होता है ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन। कॉर्टिकल रीजन माने अपर साइड। देखो कॉर्टिकल के दो मतलब होते हैं, एक तो बाहर साइड हो या तो अपर साइड हो तो उसका कॉर्टिकल रीजन कहेंगे, और एक जो अंदर की साइड हो या थोड़ा नीचे की साइड हो तो उसको हम क्या कहेंगे? मेडुलरी, मेडुलरी रीजन। The Malpighian corpuscle, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical regions and cortical regions of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla। ये medullary region माने नीचे तक जाता है, गहराई तक जाता है। In majority of the nephrons, अगर हम बात करें तो ज़्यादातर nephrons में loop of Henle कैसा होता है? Majority of the nephrons, the loop of Henle कैसा होता है? Short and extends only very little into the medulla। शॉर्ट होता है और ज़्यादा नीचे तक, ज़्यादा गहराई में मेडुलरी रीजन में नहीं जाता है। तो उस तरह के नेफ्रॉन्स को हम क्या कहते हैं? सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड व्हाट? सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। सच नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, ठीक है, इसलिए उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं। उसके बाद लेकिन कुछ नेफ्रॉन्स ऐसे भी होते हैं जो कि जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत लॉन्ग होता है और रन्स डीप इनटू द मेडुला, मेडुला में गहराई तक जाते हैं। तो ऐसे नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं जेएम नेफ्रॉन्स या फिर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। एफरेंट आर्ट्रियूल हम जानते हैं इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, इमर्जिंग माने ग्लोमेरुलस से बाहर निकल के आ रही है, फॉर्म्स ऑफ फाइन कैपिलरी नेटवर्क, फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाती है अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड एक कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाती है अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल। कॉल्ड द पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज इसको कहते हैं। अ माइन्यूट vessel of this network runs parallel to the Henle's loop forming a U-shaped vasa recta। vasa recta किसका ग्रुप है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का। याद रखना vasa recta किसका ग्रुप है? पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का। इसको हम कहते हैं vasa recta, जो कि पैरेलल रन करती है किसके? लूप ऑफ हेनले के। वासा रेक्टा या तो एब्सेंट होगी या बहुत ही हाईली रिड्यूस होगी, किसमें? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में। अभी हमने पढ़ा था कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? जिनका लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा होता है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, और जिनका लूप ऑफ हेनले रन्स डीपली इनटू द मेडुला वो कैसे होते हैं? वो होते हैं हमारे मेडुलरी नेफ्रॉन्स या फिर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कराए थे जितना हमने पढ़ाया भी था। यहाँ पे ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है हमारा? ये ग्लोमेरुलस है और ये हमारा क्या है? पोमेंस कैप्सूल है। इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? मालफिजियन बॉडी या फिर रीनल कॉर्पस्कल। इजी पीजी, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा नेफ्रॉन के बारे में। हमने पढ़ा नेफ्रॉन कैसा होता है। नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है एंड नेफ्रॉन 1 मिलियन होता है एक किडनी में। 1 मिलियन पता है कितना हुआ? 1 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख होता है 1 मिलियन। तो एक किडनी में 10 लाख से ज़्यादा नहीं, 10 लाख नेफ्रॉन तो होते हैं किडनी में। 2 किडनी में कितने होंगे? 20 लाख। 3 में 30 लाख, 4 में 40 लाख ऐसे। फिर नेफ्रॉन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं लाइक पीसीटी हो गया, टीसीटी हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया, वासा रेक्टा हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, है ना। तो सबसे पहले अगर हम ऑर्डर देखें तो ग्लोमेरुलस, फिर वुमेन्स कैप्सूल, फिर पीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, मतलब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग मतलब नीचे जाने वाला, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, फिर टीसीटी। टीसीटी कहाँ पे ओपन होता है? कलेक्टिंग डक्ट में। और बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे जाके खुलते हैं? रीनल पेल्विस में। तो ये बेसिकली था, ये मेन चीज़ें थी, ठीक है।
अब हमारा आता है क्या, यूरिन फॉर्मेशन। अब हम पढ़ेंगे यूरिन किस तरह से फॉर्म होता है, कितना यूरिन फॉर्म होता है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स 3 मेन स्टेप्स। यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला ग्लोमेरुलर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्सॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो भी हमारी यूरिन होगी उसमें से हम यूजफुल सब्सटेंसेस एंड अनयूजफुल सब्सटेंसेस को फिल्टर आउट कर लेंगे। रीअब्सॉर्प्शन, जो भी हमारे फिल्ट्रेट में से यूजफुल सब्सटेंसेस मिलेंगे उनको दोबारा से बॉडी में भिजवा देंगे, रीअब्सॉर्ब करवा देंगे बॉडी में। और सीक्रेशन माने जो अनयूजफुल सब्सटेंसेस हैं, अनवांटेड वेस्ट हैं, उनको हम सीक्रेट कर देंगे थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से बाहर। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस हम जानते हैं टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, हमने पढ़ा था। हाँ, तो विच इज़ कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। जो किससे कैरिड आउट होता है? ग्लोमेरुलस से, और उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ऑन एन एवरेज 1100 to 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड। ऑन एन एवरेज 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड आउट बाय किडनीज पर मिनट। हर मिनट में 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनीज which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart। एक डेटा याद रखना, 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फिल्टर होता है पर मिनट में। ठीक, ये हो गया। और जो कि किसके बराबर है? 1/5 ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन अ मिनट। एक मिनट में जितना ब्लड पंप करता है ना वेंट्रिकल, उसका 1/5 किसके बराबर है? 1100 to 1200 मिलीलीटर, जिसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। अच्छा, फिल्ट्रेशन किस वजह से होता है? कैपिलरी में जो ब्लड प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से फिल्ट्रेशन होता है थ्रू 3 लेयर के थ्रू होता है। बेसिकली 3 लेयर से पास होकर गुजरता है फिल्ट्रेट हमारा। पहली लेयर कौन सी होती है? एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। एंडोथीलियम लेयर होती है किसकी? ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स की। दूसरी एपिथीलियम ऑफ बोमन्स कैप्सूल, एपिथीलियम होता है बोमन्स कैप्सूल का। एंड लास्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द 2 लेयर्स, इन दोनों लेयर के बीच में। जैसे मान लीजिए ये क्या है? एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर, एंडोथीलियम किसकी है? एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स। और ये क्या हो गया? एपिथीलियम ऑफ वुमेन कैप्सूल। ये एंडोथीलियम है, ये एपिथीलियम है। तो पहली लेयर, दूसरी लेयर, और इनके बीच में तीसरी लेयर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। इन 3 लेयर्स के थ्रू हमारा फिल्ट्रेट गुजरता है। और एपिथीलियल सेल्स जो होते हैं, एपिथीलियल जो लेयर होती है, उसके पास क्या होता है? पोडोसाइट्स होते हैं। पोडोसाइट्स एक ऐसे मैनर, इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होते हैं, जिससे कि वो कुछ मतलब ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं कि उनके बीच में थोड़ी थोड़ी सी जगह रह जाए फिल्ट्रेट को पास होने के लिए। और उन्हीं पोर्स को, उन्हीं छोटे छोटे छेदों को हम क्या कहते हैं? स्लिट पोर्स कहते हैं। स्लिट पोर याद रखना, स्लिट पोर कहाँ से आते हैं? एपिथीलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल से। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली, इतने फाइन तरीके से ब्लड फिल्टर होता है दैट ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट प्रोटीन्स pass on the lumen of the woman's capsule, therefore it is considered as a process of ultrafiltration। ब्लड इतने फाइन तरह से फिल्टर होता है कि सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट लगभग लगभग सारी चीज़ें प्रोटीन को छोड़ के, क्योंकि प्रोटीन थोड़े लार्ज होते हैं शायद इस वजह से, तो प्रोटीन्स को छोड़ के बाकी सब चीज़ें पास हो जाती हैं। कहाँ से? वुमेन्स कैप्सूल से, ग्लोमेरुलर से पास हो जाती हैं और वुमेन्स कैप्सूल में चली जाती है। ठीक, तो या ऐसे बनेगा क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी चीज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट डज नॉट पास ऑन टू द ल्यूमन ऑफ वुमेन्स कैप्सूल। ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें होंगी, प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन्स हो गए, तो उसमें प्रोटीन आंसर होगा। ठीक, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसके बाद हम आगे बढ़ें, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड
glomerular filtrate, amount of filtrate formed by the kidneys per minute is called glomerular filtrate. देखो, इसको उससे कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि 1100 से 1200 मिलीलीटर फिल्टर होता है। 1100 से 1200 मिलीलीटर ये ब्लड की अमाउंट दिया है, ये फिल्ट्रेट का अमाउंट नहीं दिया है। तो पर मिनट 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड फिल्टर किया जाता है और पर मिनट 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेट बनता है ना। हाँ, तो 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड फिल्टर किया जाता है और फिल्ट्रेट बेसिकली होता है कि जो फिल्टर नहीं हो पाता, जो बच जाता है, तो वो होता है फिल्ट्रेट। तो 125 मिलीलीटर पर मिनट फिल्ट्रेट होता है, जो कि 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे बनता है जाके, अगर देखा जाए तो। क्योंकि 125 मिलीलीटर पर मिनट हो रहा है, तो वो जाके दिन भर में लगभग लगभग 180 लीटर्स फिल्ट्रेट बनता है हमारी बॉडी में। लेकिन फ़िल्टर कितना करते हैं हम? यूरिन कितना मुश्किल से 1 से 1.5 लीटर, और बाकी का फ़िल्ट्रेट मतलब सोचो ना, 180 लीटर्स में से सिर्फ 1 से 1.5 लीटर यूरिन आ रहा है। बाकी का क्या हुआ? बाकी का सारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है दोबारा से बॉडी में। वो हम आगे देखेंगे। 125 मिलीलीटर पर मिनट, इसी को हम क्या कहते हैं? GFR। इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है? इसको कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। The kidneys have built-in mechanisms for the regulation of glomerular filtration rate. किडनी के पास built-in mechanism होता है for the regulation of glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus. Kidneys have built-in mechanisms for the filtration of blood, for the regulation of GFR. One such efficient mechanism is carried out by juxtaglomerular apparatus, जिनको हम JGA भी कहते हैं। JGA is a special sensitive region, एक special sensitive region formed by cellular modifications। एक special sensitive region होता है जो किससे बनता है? cellular modifications in the DCT। याद रखना ये चीज़ें। देखो, किडनी के पास एक बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है जो कि GFR को रेगुलेट करता है, ठीक? वो कौन सा मैकेनिज्म होता है? वो होता है जक्स्टा JGA मैकेनिज्म। JGA मैकेनिज्म क्या होता है? एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है जो कि DCT में बनता है, उनमें सेलुलर मॉडिफिकेशन होता है, तब वो बनता है। ऐसे ये चीज़ें याद रखना। एट द एफरेंट आर्ट्रियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट, माने एफरेंट आर्ट्रियोल और DCT के लोकेशन जहाँ पे वो दोनों मिलते हैं ना, एफरेंट आर्ट्रियोल और DCT, उस लोकेशन पे ये बनता है जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus। अब फॉल इन GFR, मान लो अगर GFR कम बन रहा है, मतलब फिल्ट्रेट कम बन रहा है, तो उसकी वजह से JG सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट कैसे होते हैं? वो रिलीज़ करते हैं क्या? रेनिन रिलीज़ करते हैं। रेनिन एक एंजाइम है, वो रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बढ़ जाता है और GFR नॉर्मल हो जाता है। माने अगर GFR कम हो रहा है तो JG सेल्स रेनिन रिलीज़ करेंगे, जिसकी वजह से GFR बढ़ जाएगा और दोबारा से नॉर्मल आ जाता है, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने बेसिकली यही पढ़ा, यूरिन फॉर्मेशन क्या होता है। यूरिन फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर रीअब्जॉर्प्शन होता है ना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया, रीअब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन। तो अभी हमने क्या पढ़ा है? फिल्ट्रेशन पढ़ा है अभी तक हमने। फिल्ट्रेशन में क्या बताया था हमने? 1100 से 1200 मिलीलीटर पर 1100 to 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड पर मिनट किडनी फिल्टर करती है, ठीक? जो कि इक्वल होता है किसके? 1/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय वेंट्रिकल, ठीक? और उसके बाद हम बात करें तो जो भी फिल्ट्रेट बनता है पर मिनट में, उसको हम कहते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और वो कितना होता है? वो होता है 125 मिलीलीटर पर मिनट, जो कि बनता है 180 लीटर्स पर डे। इतना हमने पढ़ा है अभी तक। उसके बाद एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है ना, GFR को रेगुलेट करने के लिए। उस मैकेनिज्म का नाम होता है JG मैकेनिज्म, जक्स्टाग्लोमेरुलर मैकेनिज्म। तो ये बेसिकली क्या करता है? जब कभी भी GFR कम बनता है या ब्लड अच्छे से फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता, तो एक एंजाइम रिलीज कर देता है रेनिन, जिसको हम कहते हैं रेनिन एंजाइम, जो कि क्या करता है? GFR को बढ़ा देता है ना।
इसकी वजह से फिल्ट्रेट इक्वल मतलब प्रॉपर अमाउंट में बनने लगता है, जितना ज़रूरी है बॉडी के लिए उतना तो बनने लगता है। उसके बाद हम बात करते हैं रीएब्जॉर्प्शन की। लास्ट स्टेप जो है हमारा किसमें, यूरिन फॉर्मेशन में। आ कंपैरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे, 180 लीटर पर डे बनता है फिल्ट्रेट, है ना, विथ दैट ऑफ यूरिन रिलीज्ड। वही बात कि 180 लीटर पर डे बनता है, 180 लीटर्स पर डे बनता है, लेकिन रिलीज कितना होता है 1.5 लीटर। तो बाकी का कहाँ जाता है, बाकी का 169.5 कहाँ जाता है। तो suggests that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed by the renal tubules. reabsorb हो जाता है, वापस चला जाता है हमारी बॉडी में। This process is called reabsorption. The tubular epithelial cells in different segments of nephron perform this either by active or passive mechanism. जो ट्यूबुलर एपिथेलियल, इसको परफॉर्म कौन कराता है, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स परफॉर्म कराते हैं। रीअब्जॉर्प्शन को कौन कराता है, ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन परफॉर्म दिस ईदर बाय एक्टिव और पैसिव मैकेनिज्म। फॉर एग्जांपल substances like glucose, amino acid, sodium, etc. Glucose, amino acid and sodium, ये कैसे रीअब्सॉर्ब होते हैं, एक्टिवली। ऑब्वियस सी बात है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम Na+। तो देखो जहाँ पे जैसे ग्लूकोज सुनने ऐसे C6H12O6 एमिनो एसिड्स हैं और सोडियम है, तो ऑब्वियस बात है इन चीज़ों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी लगेगी, है ना, रीअब्सॉर्प्शन के लिए। उसके बाद तो ये एक्टिवली जहाँ पे एनर्जी यूज़ होती है उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जो एनर्जी यूज़ नहीं होती उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें एनर्जी लगती है। और उसके बाद रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स पैसिवली। अच्छा, वाटर के साथ साथ नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ये भी पैसिवली रीअब्सॉर्ब होती हैं, है ना। तो ये तो एक्टिवली कौन कौन होगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सोडियम एट्सेट्रा, ठीक। और पैसिवली कौन कौन होगा, वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये याद रखने वाली बात है। ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल्स सीक्रेट सब्सटेंस लाइक H+, K+, अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। H+ माने H+ आयन, K+ पोटेशियम, अमोनिया NH3, ये सीक्रेट करते हैं किसमें, फिल्ट्रेशन के दौरान ही सीक्रेट करते हैं, ठीक है। ट्यूबुलर सीक्रेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेप। जो ट्यूब पढ़ते हैं ना, कलेक्टिव ट्यूब हो गया और ये DCT PCT, ये लोग भी सीक्रेट करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे पढ़ेंगे। ट्यूबुलर सीक्रेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन एज इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। ट्यूबुलर सीक्रेशन भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्यों, क्योंकि वो हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड, ठीक। तो इतना हमारा हो गया है पूरा। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स। जो हम ट्यूब्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा, एक्चुअली हमें पता तो चले कि उनके फंक्शंस क्या है, या हम सिर्फ बस पढ़ रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स पहले जान लेते हैं कौन कौन से ट्यूब्यूल होते हैं। हमने पढ़ा था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, फिर हेनलेस लूप होता है, फिर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, इसको हम DCT कहते हैं, फिर होता है हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। PCT, जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। ये याद रखने वाली चीज़ है, सिंपल क्यूबॉइडल। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। PCT is lined by simple cuboidal brush border epithelium। सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम किससे, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से लाइंड बाय होता है ये।
विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। अच्छा, ब्रश वाटर एपिथेलियम का क्या काम होता है? सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, है ना। इसीलिए सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक। वाटर, नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80%, ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स 70 से 80% ऑफ electrolytes and water are reabsorbed by this segment. PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of hydrogen ions and ammonia into the filtrate. देखो पीसीटी बेसिकली करती क्या है? पीसीटी इज लैंड बाय सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक, इतना समझ में आ गया? पीसीटी इज लैंड बाय सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, इतना आ गया। फिर इसमें ब्रश बॉर्डर होते हैं जिसकी वजह से क्या सरफेस एरिया बढ़ता है, किसके लिए? रीअब्जॉर्प्शन के लिए, इतना आ गया। नियरली 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ पे, और वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है। तो माने यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन किस किस का होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स का एंड वाटर का। ठीक। और पीसीटी क्या करता है? पीएच एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। कैसे? सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। सेलेक्टिव सीक्रेशन करता है किसका? हाइड्रोजन आयंस का एंड अमोनिया का, फिल्ट्रेट में, बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट HCO3 क्या होता है? बाइकार्बोनेट फ्रॉम इट। PCT helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of hydrogen ions and ammonia। क्या सीक्रेट करता है? हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया। तो एब्जॉर्ब क्या क्या करता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। और सीक्रेट क्या क्या करता है? हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया। सीक्रेट क्या क्या करता है? हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट। ठीक। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हेनलेज लूप। हेनलेज लूप हम जानते हैं, हेनलेज लूप रीएब्जॉर्प्शन सबसे मिनिमम होता है इन इट्स असेंडिंग लूप। असेंडिंग लूप माने ये ऐसे ऊपर जाने वाला, ऐसे होता है ना। ये हेनलेज लूप कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है, ऐसे होता है। तो ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो इस एरिया में रीएब्जॉर्प्शन कैसा होता है? मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। Reabsorption is minimum in its ascending limb. However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. The descending limb of loop of Henle is, याद रखना, descending limb of loop of Henle permeable to water. Descending limb of loop of Henle is permeable to water। माने descending limb माने जो नीचे जाने वाला, मैं दिखाता हूँ आपको। ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये जो एरिया है ना, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये जो एरिया है ये असेंडिंग लिम्ब है। ये जो एरिया है ना, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, और ये जो एरिया है ये असेंडिंग लिम्ब है। ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। तो परमेबल टू वाटर माने यहाँ से वाटर बाहर निकल सकता है। ठीक। अभी डायग्राम को अपने लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी पहले थ्योरी कर ले, उसके बाद डिस्कस करते हैं डायग्राम को। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ रूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। और असेंडिंग लिम्ब में जस्ट इसी का उल्टा हो जाता है। उसमें क्या होता है? असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर बट परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, परमेबिलिटी और इम्परमेबिलिटी का मतलब ये होता है, परमेबिलिटी माने कोई चीज़ अगर किसी चीज़ के थ्रू पास कर पा रही है तो मतलब वो परमेबल है, और अगर पास नहीं कर पा रही तो मतलब वो इम्परमेबल। ठीक है, हाँ, तो यही मतलब होता है। दिस कंसनट्रेट द फिल्ट्रेट, ये फिल्ट्रेट कंसनट्रेट कर देता है जैसे जैसे नीचे जाते हैं डिसेंडिंग लिम्ब में। क्यों? क्योंकि भाई वाटर तो सारा निकल जाता है, तो अंदर क्या रह जाता है? बस सॉल्ट रह जाता है। और असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर बट अलाउड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो असेंडिंग लिम्ब में जब जाएगा तो वहाँ से तो वाटर इम्परमेबल है, तो वाटर निकलेगा नहीं, लेकिन सारे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह हैं वो सब निकल जाएंगे, जिसकी वजह से मेडुलरी फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, है ना। तो अभी लिखा था ना कि इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आयनिक बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी। ये देखो, ये लिखा, इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्मॉल मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि जो ऊपर जाने वाला ट्यूब है उसमें से तो पानी निकलेगा नहीं, पानी नहीं निकलेगा तो सारे इलेक्ट्रोलाइट निकल के कहाँ चले जाएंगे? सारे इलेक्ट्रोलाइट, ये मेडुलरी रीजन होता है, ये सब, ये जो ये रीजन है ये सब मेडुलरी रीजन है। तो इलेक्ट्रोलाइट निकल जाएंगे बाहर, इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकल जाएंगे सब यहाँ से, है ना। इसीलिए
अब हम बात करते हैं डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। पीसीटी हो गया, डीसीटी। अच्छा, एक बार देखो, रिवाइज करना बहुत ज़रूरी रहता है टाइम टाइम पे। अगर हम बात करें पीसीटी की, तो पीसीटी में क्या था, ब्रश बॉर्डर, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम थे, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते थे रीअब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक। नियरली 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब हो जाते थे, ठीक। और क्या कहते हैं पीसीटी में और था, आयंस और अमोनिया फिल्ट्रेट में सीक्रेट करता था, आयंस और अमोनिया सीक्रेट करता था, एंड वाटर वाटर एंड बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब करता था। मतलब हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया सीक्रेट करता था, और वाटर और बाइकार्बोनेट क्या करता था, एब्जॉर्ब करता था। उसके बाद बात करें हम हेलिस लूप की, तो हेलिस लूप में क्या था, दो लिम्ब होते हैं, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब माने नीचे जाने वाला, असेंडिंग लिम्ब माने ऊपर जाने वाला। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेलिस जो था, वो इम्परमिएबल था वाटर के, सॉरी वो परमिएबल था वाटर के, और अगर वो परमिएबल होगा तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा। और जो असेंडिंग लिम्ब था, वो क्या था, वो इम्परमिएबल था वाटर के, तो वाटर नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाएंगे, है ना। तो ये था। अब बात करें डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की, तो पीसीटी से जाते हैं, फिर डीसीटी जाता है, फिर डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाता है, ठीक। तो बात करते हैं डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस। जहाँ पे देखो, जहाँ पे डीसीटी वर्ड आ जाए ना, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड, वहाँ पे एक वर्ड ध्यान रख लेना, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, ठीक है। डीसीटी अगर जहाँ पे दिख जाए तो वहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होगा। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन किसका, सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट में सोडियम एंड वाटर का कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस करता है। इस सेगमेंट में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। डीसीटी ऑल्सो capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen। देखो, रीअब्जॉर्प्शन कौन कौन करता है, पीसीटी और डीसीटी। पीसीटी एंड डीसीटी रीअब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, बाइकार्बोनेट का। पीसीटी एंड डीसीटी रीअब्जॉर्प्शन करते हैं किसका, बाइकार्बोनेट का। और सेलेक्टिव सीक्रेशन करते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस का। सेलेक्टिव सीक्रेशन करते हैं हाइड्रोजन आयंस एंड अमोनिया एंड पोटेशियम आयंस, ठीक 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 ठीक। देखो यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हैं, देखो कंपेयर करके चलते हैं। पहले देखो, जो पीसीटी होता है हमारा, उसमें रीअब्जॉर्ब क्या क्या होता है, पहले तो H2O वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, एंड क्या रीअब्जॉर्ब होता है, HCO3 रीअब्जॉर्ब होता है। रीअब्जॉर्ब माने वापस अपने अंदर अपने ट्यूब में ले लेना, रीअब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर लेना किसी चीज़ को, ठीक। और फिर उसके बाद बात करें सीक्रेट क्या क्या होता है, सीक्रेट होता है क्या क्या, सीक्रेट होता है हमारा, सीक्रेट होता है हमारा बाइकार्बोनेट आयन एंड अमोनिया आयन, ठीक। अमोनिया आयन सीक्रेट होता है। उसके बाद हम बात करें डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में भी बाइकार्बोनेट आयन क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। और सीक्रेशन किस किस का होता है, सीक्रेशन होता है पोटेशियम आयन एंड अमोनिया आयन का, ठीक है। ऐसे याद कर लेते हम लोग। एंड सेलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन पोटेशियम आयंस NH2 टू मेंटेन पीएच इन सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड। अब हम आते हैं डायग्राम पे। मेन चीज़ जो है हमारी वो है डायग्राम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डायग्राम को। सबसे पहले यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी में क्या हो रहा है, हमने आपको बताया था, वाटर क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्ब, वाटर निकल रहा है, रीअब्जॉर्ब हो रहा है, पोटेशियम भी रीअब्जॉर्ब हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। और सीक्रेट माने अंदर जा रहे हैं। देखो ये H+ और NH3 अंदर, सीक्रेट माने अंदर जाना, और रीअब्जॉर्ब माने बाहर आना, ऐसा सोच लो, ठीक है। सीक्रेट माने अंदर जाना, रीअब्जॉर्ब माने बाहर आना। तो बाइकार्बोनेट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, पोटेशियम भी एब्जॉर्ब होता है। और अमोनिया और H+ क्या हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है, अंदर जा रहा है, इनके अंदर जा रहा है, इनके अंदर जा रहा है, सीक्रेट हो रहा है, ठीक। कौन, अमोनिया और H+। उसके बाद हम नीचे जाते हैं, और नीचे जाएंगे अगर लूप ऑफ हेनरी की तरफ बढ़ेंगे, डिसेंडिंग लेम ऑफ लूप ऑफ हेनरी में अगर हम बढ़ेंगे, तो डिसेंडिंग लेम ऑफ लूप ऑफ हेनरी में क्या होता है, वाटर क्या होता है, सीक्रेट होता है या एब्जॉर्ब होता है, वाटर होता है हमारा
परमिएबल होता है वाटर, तभी वाटर बाहर निकल जाता है। वाटर तभी तो बाहर निकल जाता है, तो वाटर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। जिसकी वजह से वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे सॉल्ट्स अकोमोडेट हो जाते हैं मेडुलरी रीजन में। क्यों? क्योंकि वाटर तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या? सॉल्ट्स बचे हैं। सॉल्ट्स बचे हैं, तो अब हम जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं, देखो ऊपर जाते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं, तो ये सारे ये NaCl हो गया, सॉल्ट वगैरह हो गया, ये सब कैसे होते हैं? परमिएबल होते हैं। तो ये सब बाहर निकल जाते हैं। ये कैसे हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और वाटर चलता जाता है ऊपर। फिर NaCl, फिर थिक सेगमेंट आता है असेंडिंग लूप का, तो वहाँ पे क्या होता है? अब ये DCT आ गया, ये पूरा ये रीजन DCT वाला रीजन है। इसमें हमने आपको पहले बताया था कि NaCl वाटर बाइकार्बोनेट एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब माने जो भी मेडुलरी रीजन में बाहर निकल के आ रहा है वो एब्जॉर्ब है, और पोटेशियम आयन H+ आयन क्या रहता है? सीक्रेट होते हैं। फिर कलेक्टिंग डक्ट में आ जाते हैं। कलेक्टिंग डक्ट से वाटर बाहर निकलता है, और ये यूरिया बाहर निकलता है। यूरिया क्यों निकलता है? यूरिया इसलिए निकलता है क्योंकि ऑस्मोलैरिटी बनी रहे एक, मतलब एसिड बेस कंसनट्रेशन बना रहे, मतलब न्यूट्रलिटी बने रहे, ज़्यादा ऐसा है ना, कंसनट्रेटेड ना हो जाए या ज़्यादा डाइल्यूटेड ना हो जाए मेडुलरी रीजन। तो ये तो इसमें किसका है? एरोज एंड मेजर सब्सटेंसेस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। एरो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल, किस तरह जा रहा है। तो यूरिया जा रही है, NaCl बाहर निकल रहा है, माने NaCl एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी में, क्योंकि मेडुलरी रीजन किडनी का रीजन है, तो वो एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सीक्रेट होकर ये सब कलेक्टिंग डक्ट से ये बाहर निकल जाएगा। उसके बाद हम बात करें कलेक्टिंग डक्ट की, तो कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है? दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द मेडुला। कलेक्टिंग डक्ट क्या है? This long duct extends from the cortex of the kidney to the inner parts of the medulla. Large amount of water could be reabsorbed from this region. Large amount of water could be reabsorbed from this region to produce concentrated urine. This segment allows passage of small amount of urea into the medullary interstitium to keep up the osmolarity. It also plays a role in the maintenance of pH and ionic balance of blood by the selective secretion of H+ and K+ ions in the body. ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? DCT के बारे में भी हो गया। अब हम पढ़ने वाले मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, कैसे किस तरह से फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है हमारी बॉडी में, कंसंट्रेशन होता है। तो कंसंट्रेशन कैसे होता है, अब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना कैसे कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब बेसिकली यही होता है कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा हो, आयन ज़्यादा हो, ये सब चीज़ें हों, है ना। और डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर ज़्यादा हो उसमें। तो मैमल्स के पास एक एबिलिटी होती है अपने यूरिन को कंसंट्रेट करने की। द हैंडलेस लूप एंड वासा रेक्टा प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। हैंडलेस लूप एंड वासा रेक्टा प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। द फ्लो ऑफ filtrate in the two lobes of handless loop is in opposite direction and thus forms a counter current. देखो हमने पहले ही बताया था कि वासा रेक्टा क्या है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का ग्रुप है, जो कि जो कि लूप ऑफ हैंडले के पैरेलल चलता है। तो इसकी वजह से काउंटर करंट मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म क्रिएट हो जाता है। काउंटर करंट पैटर्न मतलब एक चीज़ अगर ऊपर जा रही है, दूसरी चीज़ नीचे जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन बेसिकली। एक चीज़ अगर ऊपर जा रही है, दूसरी चीज़ नीचे जाएगी, कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, काउंटर कर रही है उस चीज़ को, ये मतलब होता है इन काउंटर करंट पैटर्न। द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द हैंडलेस लूप एंड वासा रेक्टा The proximity between Halley's loop and Vasarecta as well as the counter current in them helps in maintaining and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium. जो proximity होती है ना, काउंटर करंट मैकेनिज्म की वजह से मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी बनती है। मतलब 300 मिली ऑस्मोल कॉर्टेक्स में होता है। 300 मिली ये वैल्यू जो है, ये मिली ऑस्मोल मतलब एक यूनिट होता है ये, है ना। 300 मिली ऑस्मोल यूनिट होता है, और 300 से 1200, मतलब ऊपर वाले एरिया में कितनी होगी? 300, और नीचे वाले एरिया में कितनी होगी? 1200। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ये देखो, ये कॉर्टिकल रीजन हो गया, तो यहाँ पे कितनी? 300। ठीक, फिर नीचे जैसे जैसे हम जाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये क्या बढ़ती जा रही है। देखो यहाँ पे कितनी होगी? 1200, है ना, इसलिए ऐसा। तो ये चीज़ें काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है। 300 मिली लीटर ऑस्मोल कॉर्टेक्स में एंड 1200 मिली ऑस्मोल इनर
इनर मेडुला में। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। ये ग्रेडियंट मेनली किससे कॉज होता है? NaCl एंड यूरिया से। NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ Henle's loop. NaCl is transported by ascending limb of Henle's loop which is exchanged with the NaCl किससे ट्रांसपोर्ट होता है? ascending limb of Henle's loop। हम जानते हैं क्योंकि ascending limb of Henle's loop परमेबल होता है ना इलेक्ट्रोलाइट से, इसलिए। तो ये कहना चाह रहा है कि ascending limb is transported by ascending limb। NaCl is transported by ascending limb of Henle's loop। Henle loop which is exchanged by the ascending portion of vasa recta। अब जैसे देखो, ये NaCl यहाँ से निकलेगा, ascending लूप से निकल रहा है, और ये कहाँ जा रहा है? यहाँ। ये क्या है? वासा रेक्टा है, ये नेफ्रॉन है। तो NaCl कहाँ जा रहा है? ascending limb of Henle's loop से जा रहा है descending limb। ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जाएगा। तो ये यहाँ से निकल के यहाँ से निकल के ऐसे जा रहा है NaCl, ऐसे। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है इस लाइन का। NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of vasa recta। Similarly, a small amount of urea enter the thin segment of the ascending limb of Henle's loop, which is transported back to interstitium by collecting tubule। The above described transport of substantive facilitated by the special arrangement described transport of substantive facilitated by the special arrangement of Henle's loop and vasa recta is called counter current mechanism। This mechanism help to maintain a concentration gradient। अब देखो, इसको अपन वैसे बच्चों को बहुत तकलीफ आती है इसमें, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं है। तो ये हमारा एफरेंट आर्टेरियल हो गया, ये गया यहाँ ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस से गया ये हमारा PCT से होते हुए ये कहाँ पे आ गया? हमारा डिसेंडिंग लूप। ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ Henle में, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, फिर ये असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, यहाँ से NaCl निकल जाएगा। NaCl कहाँ जाएगा? NaCl यहाँ चला जाएगा वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में, है ना। सिमिलरली यहाँ से पानी निकल के यहाँ से पानी निकल रहा है, देखो कलेक्टिंग ट्रैक्ट से वाटर, यूरिया भी निकल रहा है ताकि कंसंट्रेशन बना रहे, है ना। मेडुलरी रीजन में 300 से मिली ऑस्मोल से 1200 हो जाता है, 300 होता है, फिर 600 होता है, फिर 900 होता है, 1200 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से देखो NaCl निकल रहा है बाहर, यहाँ से जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है, तो यही होता है मेन। ठीक, ये बोमेंस कैप्सूल है ग्लोमेरुलस से, ये एफरेंट आर्टेरियल। अब ये देखो, in the medullary interstitium, presence of such interstitial gradients helps in an easy passage of water from the collecting tubules, thereby concentrating the filtrate। Human kidneys can produce nearly 4 times concentrated than the initial filtrate form। nearly 4 times concentrated filtrate प्रोड्यूस कर सकती हैं ह्यूमन किडनी, 4 गुना कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट। ठीक है, तो ये भी हो गया अपना। अब हम क्या करें? अब हम ऐसा करते हैं, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज एफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। देखो, फंक्शनिंग जो किडनी की होती है वो एफिशिएंटली मॉनिटर होती रहती है, किससे? हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म से होती रहती है, इन्वॉल्विंग द हाइपोथैलेमस, JGA एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट हार्ट भी। ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम। ऑस्मो रिसेप्टर्स देखो होता है, जैसे मान लो हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है। क्यों आता है पसीना? हम मतलब क्या कुछ उसके लिए, वो ऑटोमेटिकली क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स हैं जो कि हमारे बॉडी की कंडीशन को सेंस करके उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करते हैं, है ना। तो इसीलिए पसीना क्यों आता है? पसीना इसलिए आता है ताकि वाटर जब हमारी बॉडी से निकलेगा तो वो कूलिंग इफेक्ट एक देगा, तो उस वजह से पसीना आता है ना। क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर को बॉडी को अपना टेम्परेचर तो मेंटेन करना पड़ता है ना, इनर टेम्परेचर आउटर टेम्परेचर, इस वजह से। इसलिए ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम। अगर ब्लड वॉल्यूम में चेंज होगा या बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम में चेंज होगा और आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज होगा,
तो इस वजह से क्या ऑस्मो रिसेप्टर्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं हमारी बॉडी में। एंड एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स। जब बॉडी से बहुत सारा पानी निकलेगा, एक्सेसिव फ्लूइड मतलब यूरिन की फॉर्म में निकलेगा, तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, विच स्टिमुलेट्स द हाइपोथैलेमस, जो कि हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं। हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करता है, एडीएच रिलीज करता है। कहाँ से, न्यूरो हाइपोफाइसिस से, न्यूरो हाइपोफाइसिस से क्या रिलीज करता है, एडीएच। तो बेसिकली क्या होता है, रिसेप्टर्स, ये ऑस्मो रिसेप्टर्स हो गए, ऑस्मो रिसेप्टर ने सिग्नल दिया हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने दिया न्यूरो को, न्यूरो से क्या रिलीज हुआ, एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन इसकी फुल फॉर्म होती है, या इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। vasopressin from the neurohypophysis. ADH facilitates water reabsorption from later parts of the tubule, thereby preventing diuresis. Diuresis माने ऐसी कंडीशन जब बहुत ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन हो और यूरिन एक्सक्रीशन हो, ऐसी कंडीशन को कहते हैं डायूरेसिस। एंड इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ these receptors and suppress the ADH by release ADH by its constrictory। इनका इफेक्ट कैसे होता है, कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट होते हैं, माने ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। दिस कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द जीएफआर एंड देयरबाय जीएफआर। तो बेसिकली देखो सिंपल सा मैकेनिज्म, सिंपल सी बात है, सीरीज सी। देखो होता क्या है कि बॉडी में जब भी बॉडी फ्लूइड एक्सेसिव जो है, एक्सेसिव बॉडी फ्लूइड निकलने लगता है, उसकी वजह से ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑन होते हैं, और ऑस्मो रिसेप्टर जब ऑन होते हैं तो वो एडीएच, तो वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं, और न्यूरो हाइपोफाइसिस से एडीएच आता है। एडीएच क्या काम करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, वैसो प्रेसिन होता है, न्यूरोहाइपोथैलेमस। एडीएच फैसिलिटेट कर देता है वाटर रीअब्सॉर्प्शन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रीअब्सॉर्प्शन हो जाता है बॉडी में ही, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि भाई जब ब्लड वाटर एब्जॉर्प्शन होगा तो ब्लड में वाटर बढ़ेगा, ब्लड में वाटर बढ़ेगा तो ब्लड का प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से जीएफआर बढ़ जाएगा। ये मतलब होता है डायबिटीज। क्या मतलब होता है डायबिटीज, मतलब जब हम कोई सब्सटेंसेस पी लेते हैं, जैसे कॉफ़ी हो गया, टी पी लिया, जिसकी वजह से यूरिन हमें ज़्यादा आता है ना, या फिर कोल्ड टेम्परेचर की वजह से यूरिन ज़्यादा आता है, तो वो उस कंडीशन में हम बोलते हैं डायबिटिक। उसके बाद द juxtaglomeralular apparatus plays a complex role in the complex regulatory role। अब फॉल इन जीएफआर, जब जीएफआर में फॉल होता है, जब जीएफआर गिरता है, फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो या फिर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स। जीएफआर एक्टिवेट करता है जेजी सेल्स को टू रिलीज रेनिन। जीएफआर एक्टिवेट करता है जेजी सेल्स को क्या रिलीज करने के लिए, रेनिन रिलीज करने के लिए, विच कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1, जो कि एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, एंड फर्दर टू एंजियोटेंसिन 2। बेसिकली होता क्या है, जेजीए प्लेस कर एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है जब जीएफआर गिरता है। जीएफआर माने ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो गिरता है तो क्या होता है, जेजी सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जेजी सेल्स रेनिन रिलीज करते हैं, रेनिन जो कि कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में, और उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। बीइंग अ पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है और एडीएच भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है, याद रखना, ठीक है। हाँ, दोनों का काम सेम होता है, लेकिन जो हमारा एडीएच है वो कहाँ से आता है, न्यूरो हाइपोफाइसिस से, हाइपोथैलेमस में, और ये कहाँ से आता है, जेजी सेल से आता है, जेजी सेल से, जेजी सेल से आता है, ठीक है, ओके। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। ये एंजियोटेंसिन एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को एल्डोस्टेरॉन रिलीज करने के लिए। एल्डोस्टेरॉन कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूबुल। दिस आल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये भी हो गया। एएनएफ क्या होता है, एएनएफ कहाँ से आता है, हार्ट से आता है, एक चीज़ याद रखना, हार्ट से रिलीज होता है एएनएफ। आर्ट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर कैन कॉज वैसोडाइलेशन, ये वैसोडाइलेक्टर होता है, मानिए ब्लड प्रेशर को कम करेगा। कैन कॉज vasodilation of blood vessels and thereby decrease in the blood pressure। ANF mechanism therefore acts as check on renin angiotensin। जब रेनिन एंजियोटेंसिनोजन मैकेनिज्म ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसको कम करने के लिए, देखो कोई भी चीज़ एक्सेसिव में अच्छी नहीं होती, तो जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको कम करता है कौन, ANF, ठीक है। तो ये हमारा
हार्मोन्स वाला भी पार्ट हो गया। अब हम पढ़ते हैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या होता है? जो यूरिन फॉर्म होता है उसके जब वो निकलती है, मतलब रिमूवल ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मैच्योरेशन। हम स्टडी कर रहे हैं मैच्योरेशन। यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरिड आउट बाय यूरिनरी ब्लैडर। नेफ्रॉन से जो यूरिन बनता है वो अल्टीमेटली कौन कैरी आउट करता है? यूरिनरी ब्लैडर कैरी आउट करता है। जी हाँ, यूरिनरी ब्लैडर कैरी आउट करता है। वेयर इट इज स्टोर्ड टिल अ वॉलेंट्री सिग्नल इज गिवन। जहाँ पे वो स्टोर होता है जब तक उसको वॉलेंट्री सिग्नल नहीं दे दिया जाता सीएनएस से। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय स्ट्रेचिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। देखो, यूरिन जो नेफ्रॉन से बनता है ना, वो कैरी टू द यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ वो स्टोर होता है। ब्लैडर में स्टोर होता है यूरिन, ठीक। और वो तब तक स्टोर होता है जब तक, देखो, जब तक सीएनएस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, सीएनएस का सिग्नल नहीं आता। देखो, यूरिन हमारा बॉडी फिल्टर कर रहा है, यूरिन मतलब फिल्ट्रेट से यूरिन बना रहा है, यूरिन स्टोर हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है, पूरा नहीं भरता है, देखो उसकी कैपेसिटी तो बहुत है, अप्रोक्सीमेटली कुछ 6 लीटर्स है, बट अराउंड 1 लीटर पे ही हमको सिग्नल्स आने लगते हैं मैच्योरेशन के। तो जब वो सिग्नल्स आने लगेंगे तो वो सीएनएस के पास जाएगा। सीएनएस मोटर मैसेज पास करता है। सीएनएस पासेस मोटर मैसेज। सीएनएस पासेस मोटर मैसेज। किसको पास करता है सीएनएस भाई? सीएनएस पास करता है मोटर मैसेज टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी ब्लैडर की, और साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन होगा यूरिथ्रल स्पंक्चर का। देखो, कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा? स्मूथ स्मूल स्मूथ मसल्स का। कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा? स्मूथ मसल का। रिलैक्सेशन किसका होगा? यूरिथ्रल स्पिंक्चर का, ठीक। हाँ, यूरिथ्रल स्पिंक्चर का रिलैक्सेशन होगा। The process of release of urine is called micturition and the neural mechanism causing it is called micturition reflex। तो बेसिकली होता क्या है, जब यूरिन भर जाता है तो सीएनएस के पास मोटर मैसेज, सीएनएस मोटर मैसेज पास करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन किसका होता है? स्मूथ मसल का। और रिलैक्सेशन किसका होता है? यूरिथ्रल स्पिंक्चर का, है ना। और इसको, इस मैकेनिज्म को कहते हैं मैच्योरेशन रिफ्लेक्स। एंड एडल्ट ह्यूमन excretes on an average 1 to 1.5 liters of urine per day। द यूरिन फॉर्म इज अ लाइट येलो कलर का होता है, और लाइट येलो कलर का वाटरी फ्लूइड होता है, जो कि इसका पीएच होता है 6। इसका पीएच कितना होता है? 6 पीएच होता है। एंड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, एक अजीब सी स्मेल होती है इसकी, है ना। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। 25 से 30 ग्राम यूरिया भी निकलती है, 1.5 लीटर यूरिन निकलता है। कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है इसकी, पीएच 6 होता है, ठीक। और एनालिसिस ऑफ यूरिन, यूरिन को एनालिसिस से हम वेरियस डिजीजेस का भी पता लगा सकते हैं हमारी बॉडी में। एनालिसिस ऑफ यूरिन हेल्प्स इन एनालाइजिंग क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी। फॉर एग्जांपल, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज होता है तो क्या कहते हैं? ग्लाइकोसूरिया। कीटोन बॉडी होगा तो कीटोनूरिया। और यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलिटस। अगर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा ना यूरिन में, तो उस कंडीशन में डायबिटीज मेलिटस। उसके बाद हम बात करें रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में और कौन कौन से ऑर्गन्स का रोल होता है वो पढ़ लेते हैं हम। रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। देखो, किडनी तो एक्सक्रीशन करती है, किडनी तो मेन है एक्सक्रीशन में, लेकिन सिर्फ सिर्फ किडनी है क्या हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए? नहीं, और भी चीज़ें हैं हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए, जैसे कि अदर देन किडनीज, लंग्स, लिवर, स्किन ऑल्सो हेल्प्स इन। कौन कौन हेल्प करता है? लंग्स, लिवर एंड स्किन भी हेल्प करती है इन द एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटिव वेस्ट। लाइक आर लंग्स रिमूव large amount of CO2, approximately 200 milliliter CO2 per minute। 200 milliliter CO2 per minute रिलीज करती हैं हमारी लंग्स। एंड सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज ऑफ वाटर एवरी डे। लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी। लिवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी है। लिवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी सीक्रेट्स बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक bilirubin and biliverdin, cholesterol, decreases steroid hormones, vitamins and drugs। Most of these substances ultimately pass out along with digestive wastes. The sweat and sebaceous glands in the skin can eliminate certain substances through the secretion। Sweat produced by the sweat glands is a watery fluid containing sodium chloride। sweat में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है मेनली। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, किस में फॉर्म में करता है? बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन फॉर्म में वेस्ट निकालता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड एटसेट्रा भी निकालता है कौन? स्वेट। NaCl के साथ साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड भी निकालता है कौन? स्वेट। स्वेट माने पसीना जो आता है हमको। तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज टू फैसिलिटेट मैंने बताया था आपको कि प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? फैसिलिटेट अ कूलिंग इफेक्ट ऑन अ बॉडी। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ सम वेस्ट मेंशन अबव, है ना, लाइक यूरिया, लैक्टिक एसिड, ये सब निकालता है बॉडी से। सेबेशियस ग्लैंड्स एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स, वैक्सेस थ्रू सीबम।
This secretion provides protective oily covering for the skin. Do you know the small amount of nitrogen waste could be limited to saliva too? Yes, yes. अब हम बात करें disorders of the excretory system की. हमारे टॉपिक चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. तो let's start. Disorders of excretory system. Malfunctioning of kidneys can lead to accumulation of urea in blood. जब यूरिया accumulate हो जाती तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? यूरेमिया. विच इज़ हाईली हार्मफुल एंड लीड टू किडनी फेलियर. इसी वजह से पर्सन किस पे जाता है? हीमोडायलिसिस पे, मतलब आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं इसको. इसमें किडनी का काम नहीं होता, बॉडी किडनी का काम नहीं होता, किडनी नहीं करती है. आर्टिफिशियली उसकी बॉडी से वेस्ट को हमें निकालना पड़ता है. और ये पता है ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है. और मतलब जो पर्सन अगर डायलिसिस पे है तो उसको मतलब हफ्ते में 2 बार तो जाना ही जाना है डायलिसिस के लिए. कन्वीनियंट आर्टरी इज पम्प्ड, मतलब तो इसमें क्या क्या होता है हीमोडायलिसिस में? द ब्लड ड्रेन फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी. ब्लड ड्रेन किया जाता है कन्वीनियंट आर्टरी से. इज पम्प्ड इनटू अ डायलिसिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटी कोगुलेंट हेपेरिन. देखो जब हम ब्लड निकालते हैं आर्टरी से तब हम क्या डालते हैं उसमें? हेपेरिन. द यूनिट कंटेन्स कॉइल्ड सेलोफोन ट्यूब सराउंडेड बाय फ्लूइड डायलिसिंग having the same composition as that of plasma except the nitrogenous waves. ठीक. The porous cellophane membrane of the tube allows passage of molecules based on concentration gradient as nitrogenous waves are absent in the dialysing fluid. These substances freely move out, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back to the body through a vein after ending heparin. देखो जब आर्टरी से ब्लड निकालेंगे तो क्या लगाएंगे? हेपेरिन. और जब वेन में दोबारा ब्लड डालेंगे तो क्या लगाएंगे? एंटी हेपेरिन. और हेपेरिन क्या है? एंटी कोगुलेंट है. द क्लियर हेपेरिन दिस मैटर इज बोन फॉर थाउजेंड्स kidney patients over the. Kidney transplantation is ultimate method for the correction of acute renal failures. Kidney failure function kidney used to transplantation from a donor preferably हमारे close relatives से to minimize its risk chance of rejection by immune system. Of course, modern clinical procedures have increased सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक्स. ठीक है. रीनल कैलकुलाई क्या होता है? स्टोन हो जाती है, पथरी जो हो जाती है ना, कहते हैं स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स या ऑक्सीलेट्स, इसको कहते हैं रीनल कैलकुलाई. ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी. तो यहाँ पे ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. अगर कोई डाउट हो या कोई भी सजेशन आपको देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन को दे सकते हैं. तब तक पढ़ते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.